जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सावित्री, जय जिजाऊ और जय ओबीसी। जागतिक महिला दिन के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जब 8 मार्च आता है तो ये जागतिक महिला दिन सारे विश्व में मनाया जाता है। लेकिन ये महिला दिन जो है अभी ये हर दिन ही मनाना चाहिए। और ये महिला जो है एक व्यक्ति है या उसका जो स्थान है ये समाज में, ये समाज व्यवस्था में वो बराबरी का है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें उसे बराबरी का हक मिला है। उसके पहले भी तथागत गौतम बुद्धा ने भी स्त्री और पुरुष ये दोनों समान हैं। और उस टाइम में जैसे छत्रपति शिवराय या ऐसे अनेक जो महामानव हुए, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे या जो भारतवर्ष में जो समस्त महामानव हैं, वो महामानव ने शुरू से ही महिला को समान स्थान दिया है। लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है वो समाज व्यवस्था मनुवादी विचारों से प्रभावित अभी तक है। मनु ने जो मनुस्मृति में लिखा था वो मनुस्मृति के अनुसार ही हमारा समाज का पूरा विचारों का वहन होता है। और वो अभी तक, जबकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 27 नवंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था। और वो मनुस्मृति दहन करने का उनका जो वो जो प्रयत्न था वो इसलिए था कि ये ग्रंथ, उनको ये पता था कि वो ग्रंथ दहन करने से लोगों के मस्तिष्क में जो मानसिकता में बैठा हुआ जो मनु का विचार है वो नहीं निकलेगा। लेकिन वो उन्होंने एक क्रांतिकारक उनकी पहल थी जो समाज के समस्त वो विचार वहन करने वाले लोगों के लिए एक मिसाल बन के रही है। और वो जो उन्होंने किया था वो इसीलिए किया था कि स्त्री, महिला ये समाज के प्रगति में उसका बराबरी का योगदान होना चाहिए। और जिस समाज में महिला शिक्षित होती है और जो महिला को यानी समान दायरे से देखते हैं, वही महिला समाज को एक विकासात्मक मार्ग पर ले जा सकती है। उनका वो एक विश्वास था और उसी विश्वास के कारण मैं समझती हूँ। और वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने उसे अधोरेखित किया। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। बाद में उसमें जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 15, 16, 80, 90, सारे आर्टिकल 21, ये सारे आर्टिकल अगर अपन उसको समझ यानी अपन उसका स्टडी करते हैं तो उसमें ये लिंग भेद उसको प्रोहिबिटेड किया है। और स्त्री को समानता, स्त्री पुरुष समान है, ये अधोरेखित कॉन्स्टिट्यूशन में जब किया गया। लेकिन हमारी जो समाज व्यवस्था है अभी तक उसे बदलने के लिए या उसे वो जो दायरा था मनुवादी विचारों का, वो बाहर आने के लिए कई शतक गुजर गए। लेकिन अभी तक भी हमारी महिला उस दायरे से, उस विचारों का जो पगड़ा है, उनकी जो मानसिकता बनी है उससे बाहर नहीं निकली है। बहुत दुर्दैवी की बात है। इसीलिए महिला दिन के तरफ देखने का भी एक जो एक क्या बोले अपन उसको, एक दृष्टिकोण जो है वो दृष्टिकोण सही मायने में अभी तक भी वो दूषित है कि महिला ये अबला है, वो सबला नहीं बनी है। इसीलिए बहुत मैंने तो ये बहुत जब मैं सुनती थी कि आज की महिला दिन यानी जैसे बैलों का जो ये रहता है पोड़ा हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, उस तरह से लोग कुत्सित वृत्ति से उसके ऊपर हंसते हैं। ये बहुत दुर्दैवी की बात है। ये महिलाओं ने समझना चाहिए। महिलाओं का दिन हर दिन ही है। महिला इस देश सृजनशील है, वो इसकी सृष्टि की निर्माता है।
और वो जो पुरुष कर सकता है वो महिला भी सारा जो उसकी बुद्धिमत्ता है वो दोनों निसर्ग नियमों के अनुसार सरीखी है। इसीलिए समानता का जो नियम है स्त्री पुरुष दोनों को भी लागू है। इसलिए महिलाओं ने महिला दिन रोज ही मनाना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो एक खोखला स्लोगन है। सही मायने में ये जो योजना रहती है, योजना एक ग्रास रूट पर उसे रन करने का प्रयास सरकार ने करना चाहिए कि हर घर की बेटी, वो ग्रामीण की हो या शहर की हो, उसे अपलिफ्ट करने के लिए सरकार की योजना से उसे कुछ लाभ नहीं मिला है। हालांकि हमारे समाज व्यवस्था में अपन अगर देखते हैं, समाज में अगर देखते हैं तो यानी हर मिनटों में रेप होते हैं। यहाँ की बेटी बचना तो मुश्किल है, उसे पढ़ाना तो दूर की बात है। तो ये जो ऐसी योजना है सरकार ने लाई, तो वो कैसा लगता है कि वो कहने के लिए लोगों को यानी सरकार को बताने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उसके लिए महिला खुद वो उसके ऊपर सोचती नहीं है। वो उसका वो स्टडी नहीं करती कि ये जो स्लोगन लिखा है वो सरकार की योजना है, तो योजना के तहत हमारी बेटियों को क्या क्या लाभ मिले हैं, अगर ये उन्होंने बोला है तो हमें लाभ मिलना चाहिए। अगर वो मिलते नहीं, सरकार उसके लिए खाली वो खोखला यानी वो स्लोगन लिखवा के अपने को यानी दिशाभूल करते हैं, तो उसके बारे में महिलाओं ने जागरूक होना चाहिए, उससे पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। जो भी उसके जो आजकल का तो गूगल पे सारा इन्फॉर्मेशन जो है अपने को क्विकली मिलता है, तो उसमें पूरे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दिए रहते हैं। उसमें अगर अपन देखते हैं तो महिलाओं का जो प्रमाण है शिक्षण का या शिक्षा का, तो वो भी कम है, पुरुषों से कम है। ड्रॉप आउट का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा है। तो महिला पढ़ेंगी नहीं तो वो बचेंगी कैसी? तो ऐसे जो ये है, तो ग्रामीण की बात तो अलग है कि ग्रामीण में तो और दुरावस्था है। ग्रामीण की बेटियों को तो अपने घर का सारा काम निपटाना पड़ता है। उसके बाद उसकी माँ अगर खेतीबाड़ी का काम करती है, बाहर का काम करती है, तो घर का काम वो बेटी को करना पड़ता है, तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती। तो उसको यानी बाकी के जो ये मनुवादी विचारों के जो राक्षस रूपी जो ये जो आजू बाजू में भटकते जो लोग रहते हैं, जो उसके ऊपर शिकंजे जैसे ये करते, तो वो रेप का भी प्रमाण यानी देहातों में ज़्यादा रहता है। तो बाद में ऐसे सारी केसेस रहती है जो पुलिस स्टेशन में जाती भी नहीं है, जिसका यानी नोटिंग भी होता नहीं है, तो वो रिकॉर्ड पे नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे अत्याचार, क्योंकि उसको भी सुरक्षित रहना कठिन होता है कि एक आधी लड़की बच्ची अगर घर में खुद के घर में भी वो सुरक्षित नहीं रह सकती, उसके बारे में सरकार ने जो कानून है वो और स्ट्रिक्ट करने चाहिए कि महिलाओं के तरफ देखने का जो दृष्टिकोण है वो समाज में वो उसमें बदलाव लाने के लिए सरकार ने प्रयास करने चाहिए। उसके लिए लोग उसका साथ जरूर देंगे, लेकिन वो प्रयास करने का काम वो कैसा करना है, क्या करना है, उसके बारे में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो सरकार ने लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने बेटियों से, अपने घर की महिलाओं से कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर वो गलत व्यवहार करते हैं तो उसके लिए शिक्षा का प्रावधान है। बाकी उनका जो बाकी के जो भी दंडनीय कुछ ऐसे जो चीज़ें हैं जो कानून के दायरे में लाके उसको वो महिलाओं को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो बेटियां यानी स्कूल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी करना चाहिए। कंपलसरी एजुकेशन अगर उसको करते हैं तो शायद बच्चियां पढ़ेंगी, क्योंकि गांव में बेटियां ज़्यादा तौर पे स्कूल जाती नहीं है। बहुत कम लड़कियां जो ड्रॉप आउट का प्रमाण, क्योंकि उनके घर की परिस्थिति हालात इतनी ख़राब होती है कि वो जा भी नहीं पाती। उसके लिए 75 ईयर्स हो गया अपने को स्वतंत्रता मिल गई,
लेकिन उस मायने में जो यहाँ के जो कायदे मंत्री थे विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस टाइम हिंदू कोड बिल लिख के समस्त बेटियों को, महिलाओं को जो न्याय दिया है, वो उसका एक वो मार्गदर्शक है, वो प्रेरणादायी है। तो उसका ये लेके वो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि हमारे देश में जब तक ये जो पुरुष और महिलाएं इनका जो प्रमाण समान है और दोनों भी अपने विकास के लिए ये दोनों भी अगर साथ में काम करेंगे तो हमारे देश का विकास, हमारा देश महासत्ता बन सकता है। लेकिन होता क्या है कि महिलाओं को दबाया दिया जाता है, तो 50% जो एनर्जी है वो विकास के काम में नहीं आती। महिला अगर पढ़ी लिखी होती तो उसका भी हाथभार जो है वो अपने घर के लिए, घर की प्रगति के लिए, यानी समाज के बाद में देश की प्रगति के लिए निश्चित ही एक अहमियत रखने वाला रह सकता है। लेकिन इसके बारे में आज तक हमारे समाज में कोई भी सरकार ने ऐसा कोई पहल नहीं किया और ना उस तरीके कानून बनाए, ना उस तरीके की योजना लाई। खाली ये स्लोगन बोल के हमारे देश के बेटियों का, हमारे महिलाओं का विकास होने वाला नहीं है। और ऐसे खोखले स्लोगन लाके अगर सरकार दिशा भूल करता है तो ये बहुत ही दुर्दैवी और हमारे महिलाओं के लिए बहुत ही, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें गुमराह करने की बात है। जबकि महिलाओं को इसकी एक ऐसी ऊर्जा मिले कि वो आगे आए, वो निर्णय प्रक्रिया में उसका सहभाग हो, आगे चल के उसके जैसे हमारे देश की एक प्राइम मिनिस्टर भी महिला रह चुकी है, लेकिन वो सिंगल रहने से नहीं, ऐसी कई महिलाएं आगे आए। वो देहात से आए, शहर से आए, हर गली से, मोहल्ले से आए। इस तरीके का अगर हमारे देश में माहौल तैयार होगा, ऐसी व्यवस्था निर्माण अगर हो सकती है तो उसके लिए प्रयास होने चाहिए। और उसके लिए शासन, प्रशासन और लोगों का सहभाग ऐसा एक करके गवर्नमेंट ने उसके ऊपर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जैसे हमारे समाज में महिलाओं को ज़्यादातर यानी 90% महिला ये घर में सीमित, चूल और मूल, घर के वो काम करेंगी, घर में रहेंगी, उसको कोई इसमें जैसे निर्णय प्रक्रिया में उसको सहभाग लेने का उसको अलाउड नहीं है। बाकी की जो भी घर में जो भी एक्टिविटी होती है उसमें भी पुरुषों का निर्णय अंतिम रहता है। उसे वो स्थान नहीं दिया जाता है कि वो अपना विचार व्यक्त करे या अपने उसमें वो सहभाग ले कि मेरे घर के बच्चों के लिए मुझे क्या करना है, मेरा सामाजिक, आर्थिक या जो शैक्षणिक विकास है उस बारे में सोचने के लिए या उसका कोई विचार, घर में विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो उसको वैल्यू नहीं दी जाती। वो खाली अपने उसका जो काम रहता है उसको बच्चे पैदा करना है, उसका घर की पूरी देखभाल, वो बच्चों की देखभाल करना है और वो उसको खाना पकाना, ये इसमें चूल और मूल इसमें हमारी महिलाएं लटकी हुई है, आज तक लटकी हुई है। और उसके बाद भी शोकांतिका ये है कि हमारे देश में महिला पढ़ने के बाद भी, जब कोई बेटी पढ़ती है, डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, बहुत बड़ी अफसर बनती है, तो भी दुर्दैव की बात है ये कि वो जो महिला है, वो जो बेटी है, पढ़ने के बाद भी उसके ऊपर जो परंपरागत पगड़ा बैठा रहता, वो भी महिला को वो घर का पुरुष पूछता नहीं है। ऐसे कई फैमिलीज़ हैं आज तक। बहुत कम घर में ऐसा है कि महिलाओं को समान रूप में देखा जाता है, उसका विचार लिया जाता है या उसका यानी इक्वेलिटी के ग्राउंड पे उसके ट्रीट किया जाता है। ऐसे बहुत कम फैमिलीज़ हमारे समाज व्यवस्था में देखने को मिलते हैं। तो उसी के कारण ऐसा होता है कि बहुत सारी महिलाएं जब वो एम्बिशियस होती है, पढ़ने लिखने के बाद भी उसका सफोकेशन होता है, तो सुसाइड केसेस भी बहुत सारी होती है। इसीलिए महिलाओं के लिए जैसे हमारी महात्मा ज्योतिराव फुले ने 18वें शतक में, सावित्रीबाई फुले ने वो 1848 में महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोल के क्रांतिकारक
क्रांतिकारक पहल की थी, जब वो समाज व्यवस्था के विपरीत था लड़कियों को पढ़ाना, उसको शिक्षा देना, लेकिन उन्होंने गोबर पत्थर खाके ऐसा खुद क्लेश लेके महिलाओं की शिक्षा के लिए जो प्रयास किया है, वो एक यानी वो हिस्टोरिकल, वो जो अपन ये बोलेंगे उनकी जो पहल है, ऐतिहासिक पहल रही है, गौरवशाली पहल रही है, जिसके वजह से हम सारी महिलाएं पढ़ी लिखी आगे आई। उसके बाद 19वें शतक में बहुत सारे समाज सुधारकों ने, और उसमें खास करके संविधान लिख के डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उसे मूर्त रूप दिया। जब हम आज कॉन्स्टिट्यूशनली हर महिला और पुरुषों के बराबर काम कर सकती है, पुरुषों के बराबर उसे उसके काम का जो भी उसका जो पेमेंट है वो उसके बराबर मिल सकता है। ये सारी उसको आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और एजुकेशनली सारे इसमें उसे बराबर का हक दिलाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन ने किया है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के वजह से और हिंदू कोड बिल के वजह से, जिसके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो उसके हिंदू कोड बिल ये हमारा एक महिलाओं के अत्याचार समाप्त करने का एक जाहिरनामा था, जिसके वजह से हर एक महिला अपना एक आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान के साथ वो ज़िंदगी जी सकती है। लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में महिलाओं ने जागरूक होना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या क्या हक और अधिकार है। उसने नकारना चाहिए कि मैं अगर मेरे घर में द्वितीय स्थान मिलता है तो मुझे मंजूर नहीं, अगर मुझे कोई मेरे साथ छेड़खानी करता है, मेरे साथ अन्याय करता है, उसका विरोध करना, मेरे साथ अगर कोई दुर्व्यवहार करता है, मुझे समान स्थान नहीं दिया जाता, उसके बारे में विरोध प्रकट करना, ये हर एक महिला अगर करती है तो ही महिला का जो फ्यूचर है, आगे चल के उसका भविष्य है, वो निश्चित ही यानी बहुत ही ब्राइट है। क्योंकि ऐसी व्यवस्था वो कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वो सब अभी वो अवेल कर सकती है। सारे जो राइट्स है उसके फॉर्म में है, उसके साथ में है, वो कॉन्स्टिट्यूशन भी महिलाओं के साथ में है, क्योंकि वो सारा न्याय देने के लिए वो सब कानून बनाए गए हैं। उस दायरे में हर महिला ने सोचना चाहिए। और ये जो धर्मकांड, कर्मकांड, परंपरागत जो व्यवस्था है, उसके सर के ऊपर वो मानसिकता जो उसकी बनाई है, वो मानसिकता उसने बदलना चाहिए। वो सारा उसने दिमाग से उसने निकाल के ये सारी चीज़ों को बाहर करके अपने खुद के आत्मनिर्भर, स्वयं स्वाभिमानी बनने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपना एक आत्मसम्मान मुझे हमेशा के लिए वो आत्मसम्मान अपना जागरूक रखने के लिए महिला अगर सोचती है, उसके बारे में काम करती है, तो आज की दुनिया में उसे ये लड़ाई बहुत ज़्यादा मुश्किल और कठिन नहीं है। क्योंकि पहले तो उसने पढ़ना चाहिए, वो समझना चाहिए, क्योंकि उसको कोई रोक नहीं सकता। कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसे कोई उसकी प्रगति में बाधा निर्माण नहीं कर सकता है। खाली जो महिलाएं पढ़ती है, लिखती है और समझती है, और जब वो आगे चलती है तो कोई भी उसे उसके रास्ते से वो अगर वो, जबकि ये परंपरागत विचारों को भी वो उसको ये करने के बाद भी अगर वो आगे निकलती है तो कोई उसको रोक नहीं सकता। इसीलिए हर महिला ने महिला दिन के उपलक्ष्य में ये सोचना चाहिए कि आज से मैं सक्षम बनूंगी, मैं खुद समृद्ध बनूंगी, मैं आत्मनिर्भर बनूंगी, और मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वैल्यूज़ है उसको समझ के वो मेरे लिए है, और उसको मैं अवेल करूंगी। और स्त्री और पुरुष जो आज तक वो अधोरेखित किया था कि ये पुरुष श्रेष्ठ है, महिला स्त्री द्वितीय उसको स्थान दिया जाता है, तो ये ऐसा नहीं है। वो अधोरेखित करने का काम महिला ही कर सकती है कि स्त्री पुरुष समान है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न नहीं। तब ये समाज की मानसिकता बदलना स्त्रियों के हाथ में है। स्त्री ने खुद ने बदलना चाहिए, खुद ने उसके ऊपर होने वाले अत्याचार जो है उसका विरोध करना चाहिए।
और आत्मनिर्भर बनने के लिए वो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है संजीवनी है। आपने जो सवाल किया है वो बहुत ही एकदम भरा यानी 200% वो राइट है कि जिस घर में शिक्षित महिला रहती है तो वो सारे परिवार को नहीं, सारे समाज में भी वो काम करती है, तो सारे परिवार के बाहर भी हर एक को वो क्या उससे शिक्षा के वजह से एक अद्वितीय ऊर्जा मिलती है। क्योंकि वो अपने बाल बच्चों को, जो जिजाऊ ने काम किया था, अपन में 16वें शतक में जाएंगे, जिजाऊ एक विज्ञानवादी स्त्री थी जिन्होंने छत्रपति शिवराय जैसा बालक, उसके ऊपर जो उन्होंने एक एफर्ट्स लिए और वो एक छत्रपति शिवराय एक राजा बने, तो वो जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण वाली उसे माँ मिली, उसके वजह से ही वो एक अपन आज इतिहास में देखते हैं कि हम अचंभित होते हैं कि 16वें शतक में कि जिजाऊ विज्ञानवादी दृष्टिकोण लेके काम करती है। तो हर एक घर की महिला अगर विज्ञानवादी होती है, वो शिक्षित होती है, तो वो अपने बच्चों को, अपने घर को, वो जब हर निर्णय प्रक्रिया में वो सहभाग ले सकती है, तो उसके घर में का वातावरण, उसके घर के बच्चे एक अपन देखेंगे कि वो घर में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जो विकास है, विकास की नांदी वो घर से चालू हो जाती है। वो घर यानी दूसरों के, अगर जिन घर में महिलाएं पढ़ी नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, उनसे ज़्यादा अच्छा उनके घर का जो ये जो रहता, अपन क्या बोलेंगे उसकी, लिविंग जो स्टाइल रहती, उनका अपलिफ्टमेंट लाइफ का जीवन मान जो रहता, वो जीवन मान को बहुत बेहतर होता है। वो हर चीज़ में होता है कि खाली वो शिक्षा में नहीं, तो उसके घर के जो बाकी के चीज़ जो भी एक जो परंपरागत जो पद्धति है, या बाकी इसमें जो उनका जो टाइम एनर्जी मनी जो खर्चा होता है, उसके ऊपर भी कहीं तो भी रोक लगती है, जिसके वजह से उनके घर में ऐसे कोई अनुचित जो घटनाएं, जैसे सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं बहुत सारे घरों में। तो ऐसे अपन उसको, वो महिलाएं जब उसके ऊपर सोचने लगती है, काम करने लगती है, तो उसको भी एक प्रकार का ब्रेक लगता है। और हर महिला अगर हर घर में यदि शिक्षित महिला रहती है, तो ये पढ़ सकती है, वो स्टडी कर सकती है, स्टडी करके वो सोच, अपने दिमाग के सोच से वो मानसिकता बदलाव के फेज में आकर वो पूरे घर का वातावरण, पूरे घर की जो स्थिति है वो बदलने में बहुत उसका मैंने एक अहमियत रखती है, योगदान होता है उसका। तो ये महिला दिन के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये महिला दिन हर महिला ने रोज़ ही मनाना चाहिए, क्योंकि परंपरागत जो परिस्थिति है वो आज नहीं रही है। परंपरागत परिस्थिति बदलकर उसके ऊपर उठकर आज की महिलाओं ने अपना जो योगदान है, जो अपने समाज, अपने कुटुंब को देना है, समाज को देना है, अपने नेशन को देना है, तो उस फेज़ में उसने आना चाहिए। क्योंकि आज महिलाओं को आरक्षण भी मिलता है, नौकरी में आरक्षण है, पॉलिटिक्स में आरक्षण है, हर चीज़ में आरक्षण भी मिलता है। आज बहुत सारे इसमें अपन देखते हैं, जैसे गाँव में बहुत सारी महिला सरपंच है, स्थानिक स्वराज्य संस्था में जिला परिषद है, बाद में अपने तालुका में भी बहुत सारी महिलाएं जब इलेक्शन में खड़ी होती है, तो उसको एक पॉलिटिकल राइट्स जो है, पॉलिटिकल इसमें उसको एक वॉइस मिलता है, जिसके वजह से वो निर्णय प्रक्रिया में आ जाती है। वो सत्ता में अगर आती है तो हर जो बदलाव है, बारीक बारीक बदलाव जो महिलाओं के विकास के बारे में वो सोचकर इस टाइप के जो योजनाएं हैं उसके भी वो पहल कर सकती है। उसकी भी अमलबजावनी करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन, पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन के प्रक्रिया में अगर महिला आ गई, तो मुझे लगता है समाज में कुटुंब से लेकर यानी अपने नेशन के इसके बहुत बड़े दायरे में उसका जो योगदान है वो बहुत ही अहमियत रखने वाला हो सकता है। लेकिन महिलाओं ने
उस तरीके से अपने को साबित करने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए, और जो भी अन्याय अत्याचार होते हैं ये परंपरागत है तो इसलिए मुझे करना है, ये नहीं मैं करूँगी तो मुझे ये बोलेगा, ऐसे जो उनके मन में जो मानसिकता की जो उनकी घुटन है, उसको कुछ कहीं तो भी वो बाहर निकाल के, उस दायरे से बाहर आके उन्होंने आज की जो परिस्थिति है उसके ऊपर सोचना चाहिए, खुद उसने आत्मनिर्भर बनना चाहिए, और सम्मान की ज़िंदगी जीने के लिए उसके खूब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना है। बचत गटों के जो है वो उसमें भी बहुत सारी महिला आजकल उसमें उसकी वो सहभागी होती है, हाँ सहभागी होती है उसमें, लेकिन वो खुद के विकास के लिए और आगे का क्या रास्ता है वो अगर जब तक वो उसके बारे में अभ्यास नहीं करती, स्टडी नहीं करती, तो आगे के रास्ते भी उसने पता करना चाहिए। महिलाओं को बहुत बैंकों से लोन भी मिलता है, बहुत सारे प्रशिक्षण भी मिलते हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी योजना महिलाओं के लिए है, उसके बारे में भी वो जानकारी ले, और वो योजना का फ़ायदा उठा के अपनी ज़िंदगी को अपलिफ्टमेंट के लिए, अपना जीवन का स्तर ऊंचा करने के लिए वो सारी चीज़ें उसका वो अवेल करे, और वो अगर वो सब करती है तो मुझे लगता है इस देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, वो आत्मसम्मान से ज़िंदगी जी सकती है, क्योंकि ये सारे प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ये सारे प्रोविज़न है महिलाओं के लिए। बहुत सारे कायदे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1963, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1985, ऐसे बहुत सारे कानून महिलाओं के लिए बने हैं। हरासमेंट के भी विरुद्ध अगर कोई हरासमेंट करता है उसका बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के लिए। ये सारे कानून अगर आपके साथ है, उसके प्रोविजंस है आज के स्थिति में, तो उसका वो लाभ ले, और उस खुद को वो कमज़ोर नहीं समझे, वो खुद को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए यहाँ का आज जो स्वतंत्रता के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के बाद जो कायदे भी बने हैं वो उसके महिलाओं का कोई शोषण न करे, उसके ऊपर कोई अन्याय अत्याचार न करे, इसलिए सब कानून है। उसका वो फ़ायदा अगर लेती है तो वो सशक्त, सक्षम, आत्मनिर्भर बन सकती है। तो मुझे लगता है महिलाओं ने अपना हर दिन ही महिला दिन समझकर काम करना चाहिए, और समाज में अपना स्थान पुरुषों के बराबर निर्माण करना चाहिए। पुरुष और स्त्री समान है, और वो समान हर स्त्री ने अपने साथ जो पुरुष है, अपना जो घर का पति है, उसके साथ सहेली के जैसा व्यवहार करना चाहिए। उसका वो ऐसा नहीं कि मैं बड़ा तू छोटी है। ये जो मनुवादी जो विचारों का पगड़ा है, उसको अपने दिमाग से बाहर उसको जला के दिमाग से बाहर निकाल के हम दोनों एक जैसे समान हैं, और हम दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। हम सब हर चीज़ों में हम हमारा योगदान दे सकते हैं, निर्णय प्रक्रिया हो या हमारे छोटी सी छोटी चीज़ों, बड़ी सी बड़ी ये उपलब्धियां पाने के लिए दोनों को सरीखे जब राइट्स है तो उसका लाभ उठाकर महिलाओं ने आत्मसम्मान की ज़िंदगी जीना चाहिए, और सशक्त, सक्षम, समृद्ध बनने के लिए मैं शुभेच्छा देती हूँ। जय भीम, जय सावित्री, जय जिजाऊ, जय ओबीसी।